Prose in 18th century. Meaning of prose. What's the meaning of prose? So, we are going to discuss about the meaning of the prose. So, let's get start. Prose एक फॉर्म है रिटन और स्पोकन लैंग्वेज का जो कि स्पीच के नेचुरल फ्लो को दिखाती है. प्रोज का मतलब ये होता है कि वे ऑफ राइटिंग जिसमें हम लोगों की ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस होती है जिसके साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी होता है. तो जो वर्ड है प्रोज का वो फर्स्ट अपेयर हुआ था 14th सेंचुरी में. प्रोज एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है. ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड जो है वो प्रोज है और ये प्रोज जो है वो लैटिन एक्सप्रेशन से आया है प्रोजा ओराटियो जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच. तो जितने भी वर्क्स होते हैं फिलॉसफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, जर्नलिज्म एंड मोस्ट फिक्शन, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि वर्क्स प्रोज में लिखी गई है. नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल राइटिंग, एसे, पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर, ये सब एग्जाम्पल है प्रोज की. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. Now I am going to discuss about the prose in 18th century. How prose paved its way in 18th century. So let's discuss prose in 18th century. 18th century के पीरियड को हम लोग नियो क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं और एज ऑफ इनलाइटमेंट भी बोलते हैं. और ये नियो क्लासिकल फेज ऑफ 18th सेंचुरी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसके फर्स्ट फेज को हम लोग अगस्टन एज बोलते हैं जो कि 1700 से 1750 तक चली और सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी को हम लोग द एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं और लास्ट एज ऑफ नियो क्लासिकल पीरियड. तो ये 2 नामों से सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के पीरियड को जाना जाता है. फर्स्ट इज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और लास्ट एज ऑफ नियो क्लासिकल पीरियड. तो इनलाइटमेंट पीरियड को एज ऑफ रीजन भी बोला जाता है. ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट थी जो कि फोकस करती थी रीजन और साइंस में, ना कि सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ में. 18th सेंचुरी के पीरियड को माना जाता है कि ये सबसे फर्टाइल पीरियड है प्रोज वर्क के डेवलपमेंट के लिए. इस पीरियड के राइटर्स हुआ करते थे वो स्लोली रीजनेबल थिंग्स के टुवर्ड मूव कर रहे थे और उस समय में प्रोज को माना जाता था कि ये गुड मीडियम है अपने आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताया है कि 18th सेंचुरी की जो पीरियड थी वो एज ऑफ प्रोज और रीजन की थी और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय में कोई भी गुड पोइट्री को कंपोज नहीं किया गया था और पोइट्री खुद में ही प्रोजाइक हो गई थी. प्रोजाइक मीन्स डल, अनइमेजिनेटिव हो गई थी. 18th सेंचुरी के टाइम में कोई भी गुड पोइट्री को कंपोज नहीं किया गया और ये बहुत ज़्यादा डल हो गई थी. इस एज में राइटर्स लोग फोकस किया करते थे रैशनलिज्म में, इंटेलेक्ट, लॉजिक और विट. तो ये सब चीज़ों में उन लोगों का ध्यान ज़्यादा बना रहता था और इस समय के राइटर्स लोग अपोज किया करते थे एक्सेसिव इमोशनलिज्म को, सेंटिमेंटलिज्म को, इंथियोसिज्म और इवन इमेजिनेशन को भी. तो राइटिंग में रैशनलिज्म के इमर्जेंस के वजह से एक न्यू प्रोज स्टाइल इमर्ज हो रहा था लिटरेरी सीन में. प्रोज जनरली 2 पार्ट में कैटेगराइज था. द फर्स्ट वन जो था वो फिक्शन प्रोज था और अनदर वन इज नॉन फिक्शनल प्रोज. सो वन बाय वन आई एम गोना टू डिस्कस. सो फिक्शनल प्रोज में हम लोग सबसे पहले नॉवल को पढ़ेंगे. इंग्लिश प्रोज की डेवलपमेंट ने हेल्प की है नॉवल को राइज होने में 18th सेंचुरी के दौरान. सो नॉवल की इवोल्यूशन इंग्लैंड में अगर देखी जाए तो वो 18th सेंचुरी से शुरू हो गई थी जब एडुकेशन अपना जरिया बनाया था आम इंसानों के तरफ और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अपीयरेंस की वजह से नंबर ऑफ रीडर्स की इंक्रीजमेंट हुई थी 18th सेंचुरी के दौरान. मिडिल क्लास पीपल जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे इंग्लैंड के लाइफ और सोसाइटी में, वो ऐसा कुछ पढ़ना चाहते थे जिससे उन्हें खुशी मिले और रिलैक्सेशन मिले. इसकी वजह से नॉवल की ग्रोथ हुई. मोर ओवर न्यू रीडिंग क्लास जो थे वो चाहते थे खुद के बारे में पढ़ने को, अपने थॉट, अपने मोटिव और स्ट्रगल के बारे में पढ़ने को. इसलिए नॉवल की इमर्जेंस हुई. इसलिए न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर की डिमांड होने लगी. इसलिए नॉवल की जन्म हुई जो कि मिरर करती थी द टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस न्यू क्लास ऑफ रीडर्स. ड्रामा की भी डिक्लिनेशन एक बहुत बड़ी रीज़न है नॉवल की इमर्जेंस की. 18th सेंचुरी की लेटर पार्ट जो थी वो गोल्डन एज थी नॉवल के लिए. एक ट्रू नॉवल सिंपली वर्क होती है फिक्शन की जो कि रिलेट करती है प्लेन ह्यूमन लाइफ को अंडर द स्ट्रेस ऑफ इमोशन. 1737 की जो लाइसेंसिंग एक्ट थी जो कि सेंसर करती थी और कंट्रोल करती थी थिएटर को, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है नॉवल के इमर्जेंस के लिए. और इस समय में बहुत सारे राइटर्स लोग नॉवल लिखना शुरू कर दिए थे. कुछ मेजर नॉवलिस्ट के बारे में लिखा जैसे कि सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और लॉरेंस स्टर्न. इन्हें 4 पहिए कहा जाता है नॉवल की. इन लोगों ने इस डिनर को इतना बढ़ाया चढ़ाया कि ये इंग्लैंड की ग्लोरी बन गई. रिचर्डसन के पैमेला को माना जाता है सबसे बेस्ट सेलिंग नॉवल है इंग्लैंड की. ये एक एपिस्टलरी नॉवल है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. हेनरी फील्डिंग की फर्स्ट नॉवल जोसेफ एंड्रयू जो कि 1742 में लिखी गई थी. इस नॉवल की वजह से हेनरी फील्डिंग को द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल की टाइटल मिली.
हेनरी फील्डिंग की ये नॉवल बर्लेस्क थी, जो कि उन्होंने अपने राइटर्स एक्सपीरियंस से लिखा था। टॉबियस स्मॉलेट ने द एडवेंचर ऑफ रोडरिक रैंडम लिखा था, जो कि पिक्टोरेस्क नॉवल है। लॉरेंस स्टर्न की फर्स्ट नॉवल लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्राम शैंडी, जिसकी बहुत ज़्यादा बिक्री हुई थी इंग्लैंड में। तो अभी मैं फिक्शनल प्रोज को कवर अप की हूँ और आगे मैं नॉन फिक्शनल प्रोज को कवर अप करूँगी। सो लेट्स प्रोसीड। नॉन फिक्शन पीरियोडिकल ऐसे। तो इस तरह की एसे की डेवलपमेंट इसलिए हुई क्योंकि जर्नलिज्म की बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रही थी 18th सेंचुरी के बिगनिंग में। पीरियोडिकल ऐसे पेकुलर प्रोडक्ट थी 18th सेंचुरी की। इसे पीरियोडिकल्स बोला जाता था क्योंकि ये बुक फॉर्म में पब्लिश नहीं होती थी जैसे अदर टाइप ऑफ एसे पब्लिश होती थी, पर ये मैगजीन्स और जर्नल्स में पब्लिश हुआ करती थी, जो कि पीरियोडिकली अपेयर्ड होता था। पीरियोडिकल एसे एक तरह की एसे हुआ करती थी जो कि मैगजीन्स और जर्नल में पब्लिश हुआ करती थी इन अ पर्टिकुलर एंड एसे दैट अपीयर्स एज अ पार्ट ऑफ सीरीज। एक ऐसी एसे जो कि सीरीज के पार्ट में अपीयर हुआ करती थी। इस एसे की कुछ सोशल पर्पस हुआ करती थी। इस एसे को लिखने के पीछे ये रीज़न थी पीपल के मैनर्स और मोरल्स को इम्प्रूव करना, और इसलिए हम लोग इसे सोशल एसे भी कहते हैं। कुछ राइटर्स हैं जो कि पीरियोडिकल एसे को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी मिला है 18th सेंचुरी के दौरान, जैसे कि डिफॉय, स्टील, एडिशन, डॉक्टर जॉनसन, गोल्डस्मिथ। ये लोग कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसे बढ़ाया चढ़ाया 18th सेंचुरी के दौरान। ये रिचार्ड स्टील और जोसेफ एडिसन, इन्होंने मिलकर इसे परफेक्शन किया और इसे इस्टेब्लिश किया एज अ लिटरेरी फॉर्म। स्टील ने एक पीरियोडिकल्स की शुरुआत की जिसका नाम टैटलर था, जो कि 1709 में निकली थी, जो कि पब्लिश हुआ करती थी ट्राई वीकली, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन। बट इसकी पब्लिकेशन अचानक से ही सीज्ड हो गई 1711 में, और इसके बाद एक न्यू पीरियोडिकल इमर्ज होके आई जिसका नाम स्पेक्टेटर था, और ये सबसे बेस्ट पीरियोडिकल एसे थी उस समय की। अब हम लोग सटायरिकल एसे के बारे में पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी की इंग्लिश लिटरेचर मेनली सटायरिकल थी टोन और स्टाइल को लेकर। मतलब ये कि इंग्लिश लिटरेचर जो थी 18th सेंचुरी की, वो बहुत ज़्यादा मजाक भरी होती थी टोन और स्टाइल में, इसीलिए इस एज को एज ऑफ सटायर भी बोला जाता है। यहाँ हम लोग कुछ सटायरिस्ट के बारे में देखेंगे, जैसे कि जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड मैनी अदर्स। उन लोगों ने सटायर को एज अ वेपन यूज़ किया है ताकि रूलर्स के अटेंशन को ला सके। एक्चुअली में 18th सेंचुरी के पीरियड के दौरान सटायर जो था वो हर एक जगह था पूरे एयर में। पोइट्री में भी सटायर को यूज़ किया जाता था, ड्रामा में, प्रोज में, एज वेल एज एसे और नॉवल में। और इंडेड ये एक ग्रेट एज था प्रोज सटायर का। और जोनाथन स्विफ्ट, जो कि ग्रेटेस्ट प्रोज सटायरिस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के, वो भी इसी पीरियड से बिलोंग करते थे। 18th सेंचुरी के पीरियड के दौरान वीट और रीजन सबसे आगे थी लिटरेचर में। नीन ऑब्जर्वेशन और शार्प निम्बलनेस ऑफ थॉट एक्सपोज करती थी उस समय के सुपरफिशियल फॉलीज और मोरल करप्शन ऑफ सोसाइटी को, जो कि ब्रिटेन के न्यू क्लासिकल पीरियड में मौजूद था। इस समय के सटायर की मेन एम ये होती थी कि ब्रिटेन की सोसाइटी की जितनी भी कमी है उसको बाहर निकालना बाय मेकिंग देयर फन। उन लोगों की एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स के ऊपर ब्रिटेन के फ्लॉज को एक्सपोज करना और चैस्टाइजिंग द हिपोक्रेसी ऑफ द टाइम, मतलब उस समय के जितने भी लोग की हिपोक्रेसी थे उस चीज़ को दिखाना। इनलाइटमेंट राइटर्स जैसे कि अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट, जो कि डिफरेंट मीडियम ऑफ सटायर को यूज़ करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक और डिफरेंट टारगेट्स ऑफ रिडिकल को यूज़ करते थे ताकि वो लोग रोशनी डाल सके ब्रिटिश सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट में। सटायरिकल लिटरेचर कॉमनली 3 पार्ट पे डिवाइडेड है, होरेशियन, जुवेनेलियन और मिनेपियन। होरेशियन सटायर रोमन सटायरिस्ट हॉरस के नाम पे पड़ा है। इस तरह के सटायर को यूज़ किया करते थे जनरली सटायरिस्ट लोग, ताकि वो क्रिटिसाइज कर सके सोशल वाइसेस को, जितने भी सोसाइटी में खराबी है उस चीज़ को जेंटल, माइल्ड और लाइट हार्टेड ह्यूमर के थ्रू। मतलब ये कि हॉरेशियन सटायर पहली बात रोमन सटायरिस्ट हॉरस के नाम पे पड़ा है। इसे जनरली सटायरिस्ट लोग यूज़ किया करते थे सोसाइटी की खराबी को दिखाने के लिए थ्रू जेंटल, माइल्ड और लाइट हार्टेड ह्यूमर। नेक्स्ट है जुवेनेलियन सटायर। ये नाम रोमन सटायरिस्ट जुवेनल के नाम पे पड़ा है। जुवेनेलियन सटायर एड्रेसेस करते थे जितने भी सोशल एविल है उस समय के थ्रू आयरनी, सरकास्म, मोरल इंडिग्नेशन एंड पर्सनल इन्वेक्टिव। ये सब चीज़ों का जुवेनेलियन सटायर लोग यूज़ किया करते थे ताकि सोसाइटी के जितने भी एविल है उसे दिखा सके, और इसमें हंसाने में कम ध्यान दिया जाता था। और जितने भी स्ट्रांगली पोलराइज पॉलिटिकल सटायर थे उसे क्लासीफाई किया जा सकता है एज अ जुवेनेलियन सटायर। और थर्ड टाइप ऑफ सटायर मिनेपियन सटायर है। ऑन द अदर हैंड ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सटायर है, और इस सटायर का नाम मेनिपस के नाम पे पड़ा है। ये मल्टीफेस्टेड, डिसऑर्गेनाइज और ऑफन शेपलेस फॉर्म है सटायर की। फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द प्रोज। प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन फर्स्ट और सबसे मेजर फैक्टर है जो कि प्रोज को राइज होने में हेल्प किए।
तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से प्रिंटिंग मशीन ने हेल्प किया प्रोज के इमरजेंस में। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के वजह से एक न्यू मार्केट क्रिएट हुई थी जिसमें पीपल्स चीप एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर रहे थे और कुछ नॉलेज गेन कर रहे थे, और इस मार्केट को चैप बुक्स बोला जाता है। चैप बुक्स का मतलब ये होता है कि एक बुक होती है जिसमें तरह तरह की कहानियाँ होती हैं जो कि हॉकर्स या पेडलर्स के द्वारा बेचा जाता है स्ट्रीट में, तो उससे हम लोग चैप बुक्स बोलते हैं। प्रिंट कल्चर की एक्सप्लोजन जो कि स्टार्ट हुई थी 15th सेंचुरी में, वो एक रिजल्ट थी और कॉज थी लिटरेसी रेट की बढ़ने की। जितने भी बुक्स पब्लिश हो रहे थे इनलाइटमेंट पीरियड के दौरान वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई क्योंकि बुक्स की डिमांड्स बढ़ गई थी, जिसकी रिजल्ट ये हुई कि लिटरेसी रेट भी इंक्रीज होने लगी थी। बुक की कॉस्ट का डिक्लिनेशन और ईजियर अवेलेबल होना बुक्स का हर एक मार्केट में, और ये सारी चीज़ पॉसिबल हुए थ्रू प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम अवेलेबल थे जो कि प्रोडक्शन करते थे बहुत सारी कॉपीज़ का चीपर रेट में। उस समय की बुक इतनी सस्ती हुआ करती थी, इवन जिनकी इनकम कम है वो उन बुक्स को खरीद सकते थे और पढ़ सकते थे, ना कि पास्ट की तरह जब सिर्फ एरिस्टोक्रेट जो थे वो रीडिंग पब्लिक्स हुआ करते थे। बिसाइड दिस वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स जैसे कि न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ जो है वो अवेलेबल होने लगे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ने हेल्प किया पब्लिक के रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने में, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसानों ने नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया। लिटरेरी जर्नल्स एंड क्रिटिसिज्म, ये सेकेंड फैक्टर है जो कि प्रोज को इमर्जेंस होने में हेल्प की। इस पीरियड के दौरान पॉलिटिक्स के इमर्जेंस की वजह से पब्लिक डिस्कशन क्रिएट हुआ। अपने अपने आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लिटरेरी मैन के सर्विस को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, और पॉलिटिशियन ने ऑथर्स को ब्राइब देना शुरू कर दिया ताकि वो लोग एक दूसरे के पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर सके। और इसी समय लिटरेरी पैट्रोनेज की एज की शुरुआत हुई। पॉलिटिक्स ने इस समय को हेल्प किया ताकि इस पीरियड को एज ऑफ पॉलिटिकल पैम्पलेटरिंग की पीरियड बना दे। इस समय की पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ी रीज़न थी जो कि हेल्प की इस एज को पॉलिटिकल पैम्पलेटरिंग की पीरियड बनाने में। और राइटर्स भी जो थे उस समय के वो भी बहुत खुश थे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल के शोहरत को दिखाने के लिए दोनों पार्टीज़ ने लार्ज नंबर ऑफ पीरियोडिकल्स को इशू किया, और ये जो पीरियोडिकल्स थी वो मौत पिस हुआ करती थी उन लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर। और इसी समय द एज ऑफ जर्नलिज्म और पीरियोडिकल एसे की एज की शुरुआत हुई। पीरियोडिकल्स राइटिंग के राइज ने ग्रेट स्कोप दिया प्रोज राइटर के लिटरेरी टैलेंट को डेवलप करने में। उस समय जो रियल प्रोज स्टाइल हुआ करता था वो नीट, सिंपल, क्लियर और ल्यूसिड हुआ करता था, जो कि इस पीरियड में इवॉल्व हुआ था। एल्बर्ट के वर्ड्स में कहे तो ये गोल्डन एज था पॉलिटिकल पैम्पलेटरिंग के लिए, और राइटर ने इसे पूरा यूटिलाइज किया। कॉफ़ी हाउसेस एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, ये थर्ड फैक्टर है जो कि हेल्प की है प्रोज को इमर्जेंस होने में। उस समय के जो इंसान थे वो बहुत ज़्यादा नीडली इंटरेस्टेड थे पॉलिटिकल एक्टिविटी में। बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्लब्स और कॉफ़ी हाउसेस खुलने लगे थे इंग्लैंड में। कॉफ़ी हाउस जो थे वो सेंटर बन चुके थे फैशनेबल और पब्लिक लाइफ के लिए। कॉफ़ी हाउस को कोई एक पार्टी डोमिनेट करता था। बिग पार्टी कभी भी टॉरी के कॉफ़ी हाउस में नहीं जाते थे और वाइस वर्सा। कॉफ़ी हाउसेस जो थे वो हंट हुआ करते थे प्रोमिनेंट राइटर्स, थिंकर, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियंस के लिए। कॉफ़ी हाउसेस ने एक प्योरली लिटरेरी एसोसिएशन को राइज होने में हेल्प किया, सच एज द फेमस स्क्रिबलर्स एंड किट कैट क्लब्स। टैटलर के फर्स्ट नंबर में जो कि रिचर्ड स्टील के द्वारा निकाली गई थी, उन्होंने अनाउंस किया था उनकी जो एक्टिविटी है इस जर्नल की वो क्लब के ऊपर बेस्ड है। जो भी डिस्कशन हुआ करता था कॉफ़ी हाउसेस में वो बहुत ही पॉलिश, रिफाइंड, एलिगेंट, इजी और ल्यूसिड स्टाइल में हुआ करता था। इसलिए कॉफ़ी हाउसेस ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है प्रोज स्टाइल के राइज होने के लिए 18th सेंचुरी के दौरान। फोर्थ फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन ने भी बहुत हेल्प किया प्रोज स्टाइल को इमर्ज होने में। 18th सेंचुरी के दौरान एजुकेशन की पूरी तरीके से फैल जाना और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का अपेयर होना, इसकी वजह से बहुत सारे नंबर ऑफ रीडर्स इंक्रीज होने लगे थे। न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल ऐसे इंकरेज किए रीडर्स को रैपिड, इनअटेंटिव, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस काइंड ऑफ रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करने में। 18th सेंचुरी के दौरान लिटरेसी रेट बढ़ रही थी। जो कंसेप्ट थी फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन की वो एक डीप रूट्स बना ली थी इस समय में। 17 और 18th सेंचुरी के पहले एजुकेशन और लिटरेसी जो थी वो सिर्फ मेल के लिए ही थी जो बिलोंग करते थे नोबिलिटी और मर्सेंटाइल और प्रोफेशनल क्लासेस से। एक समय में एजुकेशन को सिर्फ प्रिविलेज माना जाता था अपर क्लासेस के लिए। 17 और 18th सेंचुरीज के दौरान एजुकेशन, लिटरेसी एंड लर्निंग, ये तीनों चीज़ जिस तरह से रीच को मिल रही थी उसी तरह से पुअर को भी मिल रही थी। और ये कंटिन्यूस इंक्रीजमेंट होना लिटरेसी रेट में, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किए मोर रिटन टेक्स्ट के लिए।
रीडिंग ऑडियंस के ग्रोथ ने अलाउ किया प्रोज को कि वो अपने पीक में पहुँचे और इसी सब फैक्टर्स की वजह से इंग्लिश नॉवल की राइज हुई। अब हम लोग फिफ्थ फैक्टर को पढ़ेंगे जो कि प्रोज को हेल्प किए राइज होने में, जो कि है इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड पब्लिशिंग हाउसेस। पॉलिटिक्स में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा था, जिसके वजह से ड्रामा की डिक्लिनेशन हुई और इसकी रिजल्ट ये हुई कि नंबर ऑफ रीडर्स इंक्रीज होने लगे 18th सेंचुरी के दौरान। कंसिक्वेंटली लार्ज नंबर ऑफ मेन जो थे वो इंटरेस्ट लेने लगे पब्लिशिंग में, ट्रांसलेशन, अडाप्शन और अदर पॉपुलर वर्क जो उस समय में थी, और वो लोग फोर रनर्स बन गए मॉडर्न पब्लिक हाउसेस के। फोर रनर्स मीन्स पूर्वज बन गए इस मॉडर्न पब्लिक हाउसेस के। तो चलिए अब मूव करते हैं सिक्स फैक्टर की ओर, जो कि है पब्लिक लाइब्रेरीज। दो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से रोमांस और ड्रामा में डिक्लिनेशन हुआ था और मिडिल क्लास और मोबाइल लाइब्रेरीज जो थे वो प्ले किए सिग्निफिकेंट रोल इन द राइज ऑफ द नॉवल। मिडिल क्लास और मोबाइल लाइब्रेरीज की राइज ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है नॉवल को राइज होने में। पब्लिक लाइब्रेरीज को स्टेट के द्वारा बनाया जाता था और ये लाइब्रेरीज जो थी वो हर एक को फ्री में एक्सेसिबल थी। और 18th सेंचुरी के पहले की बात करें तो लाइब्रेरीज जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्कॉलर, एरिस्टोक्रेट्स और अदर वेल्दी इंडिविजुअल के लिए थी। पर प्रिंटिंग मशीन के इन्वेंशन की वजह से जो बुक थी वो प्रोड्यूस होने लगी थी लार्ज स्केल में एक अफोर्डेबल प्राइस में। लेट 18th सेंचुरी के दौरान इवन स्मॉल टाउन और प्रोविंशियल टाउन्स के पास भी लाइब्रेरीज हुआ करती थी। इस पब्लिक लाइब्रेरीज की शुरुआत की वजह से नंबर ऑफ रीडिंग पब्लिक इंक्रीज होने लगे 18th सेंचुरी के दौरान। इस छोटे मोटे लाइब्रेरीज की शुरुआत ने हेल्प किया रीडिंग पब्लिक्स को इंक्रीज होने में और इसी के वजह से ग्रोथ हुई प्रोज की भी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से पीपल की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी उनके लिए। द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि हेल्प की मिडिल क्लास के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस को इंक्रीज करने में एंड ऑल्सो अफोर्डेड देम ऑप्शन। 18th सेंचुरी के दौरान वैसे लोग इंक्रीज होने लगे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था। इंसानों को काफ़ी पसंद था नॉवल को रीड करके उसे इंजॉय करना, जो कि एसेंस करते थे उनके थॉट्स, स्ट्रगल, मोटिव्स और उनके जितने भी टेस्ट और रिक्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट किया करते थे।